नमस्कार, आपका स्वागत है विभिन्न परिवार सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नरेंद्र सिंह धिनवाल, ज्योग्राफी लेक्चरर। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो और बुशमैन जनजाति से संबंधित, और आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों में तीसरा जो भाग है भील से संबंधित। तो भील है, ये जनजाति हमारे भारत से संबंधित है, और भील विश्व के अध्याय में भी है, और राजस्थान में अगर हम पढ़ेंगे जनजातियों में, उसमें भी भील जनजाति का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो हमें इसमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यह भील है, ये दो जगह आया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भील है, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ध्यान देना, भारत का कौन सा है? भारत का तीसरा। भील है, ये भारत का कौन सा है? तीसरा जनजातीय है, सबसे बड़ा। तो पहला और दूसरे की बात करें तो कौन सा आता है? किसके बाद है? संथाल व गोंड के बाद। ध्यान रखना, संथाल व गोंड के बाद अगर सबसे बड़े जनजाति की बात करें तो कौन सी आती है? भील। वो भी कहां पे? भारत में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं भील से संबंधित, यानी भील है क्या, किससे बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भील की, तो भील है, ये द्रविड़ भाषा के, कौन सी भाषा के? द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से बना है। किससे? बिल्लू शब्द। तो ध्यान रखना, भील किससे? बिल्लू से। बिल्लू शब्द कौन सी भाषा का? द्रविड़ भाषा का। और बिल्लू का अर्थ क्या होता है, यह भी देख लो। बिल्लू का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। क्या होता है? तीरंदाज होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भील है, उसकी उत्पत्ति से संबंधित बात कर रहे हैं। तो उत्पत्ति में हमने क्या देखा कि इसकी उत्पत्ति बिल्लू से हुई है, और बिल्लू है वो कौन सी भाषा का है? द्रविड़ भाषा का है, और जिसका अर्थ क्या होता है? तीरंदाज होता है। और आगे हम देखें तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि भील की उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। ऐसा माना जाता है कि भील की उत्पत्ति किससे हुई है? महादेव के पुत्र निषाद से। महादेव के पुत्र किससे हुई है? निषाद से हुई है। महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। तो ऐसा बताया जाता है कि जब निषाद ने महादेव की जो नंदी बैल था उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो महादेव क्रोधित होकर निषाद को घर से निकाल देते हैं, और निषाद है वो कहाँ पे जाकर रहने लगते हैं? जंगलों में रहने लग जाते हैं। तो दोनों याद रखना है, पहला तो बिल्लू वाला, दूसरा महादेव के पुत्र निषाद से। अब आगे देखो, एक नई चीज और आ रही है इसमें। वो क्या है कि कर्नल टोड है। कौन है? कर्नल टोड ने क्या बताया था कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? वनों से, यानी ये क्या हैं? वन पुत्र हैं। ये क्या हैं? वन पुत्र हैं। और इन्होंने कहा कि जब अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था, उसी समय महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले कौन थे? भील थे, यानी जो वन में निवास करने वाले हैं वही थे। इसलिए इनको कर्नल टोड ने क्या कहा? वन पुत्र कहा था। क्या कहा था? वन पुत्र कहा था। और वन पुत्र नाम आया है तो हमारी जो
पाठ्य पुस्तक में हम देखें, इसी अध्याय में एक नाम दिया है, वो है सबरी। और आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि सबरी का संबंध किस जनजाति से है। तो सबरी का संबंध है वो कौन सी जनजाति से रहेगा? भील जनजाति से रहेगा। सबरी कौन थी? तो सबरी वह थी जिसने जब श्री राम वनवास गए थे, दंडकारण्य यानी वन में गए थे, किसकी खोज में? सीता की खोज में जब वन में गए थे, उस समय इसी सबरी ने श्री राम को क्या खिलाए थे? बेर खिलाए थे। क्या खिलाए थे? श्री राम को बेर खिलाए थे। तो ध्यान रखना, सबरी का संबंध है वो किससे है? भील से है। सबरी कौन थी? सबरी वह थी जिसने श्री राम को क्या खिलाए थे? बेर खिलाए थे। तो इतनी चीज याद रह जाएगी। सबसे पहले क्या देखा था? भील भारत का तीसरा, किसके बाद? संथाल व गोंड के बाद। फिर हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई? द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से, और बिल्लू का अर्थ क्या है? तीरंदाज है। फिर हमने देखा कि ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति है वो किससे हुई थी? महादेव के पुत्र निषाद से हुई थी। आगे हमने देखा कि कर्नल टोड ने क्या कहा इसकी उत्पत्ति से संबंधित है कि भील हैं वो कौन हैं? वन पुत्र हैं। और यहाँ पे वन नाम आया तो हमने एक शब्द और निकाला था, सबरी। सबरी कौन थी? तो सबरी वह है जिसने जब सीता की खोज में श्री राम वन में गए थे, उस समय इसी सबरी ने क्या किया था? श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे। तो सबरी का संबंध किससे है? भीलों से है। आगे हम बात करते हैं इनके आजीविका के आधार की। आजीविका का आधार। तो भीलों के आजीविका का मुख्य आधार क्या है? भीलों के आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो इसमें आपको बताना है इनके आजीविका का मुख्य आधार क्या है? आखेट है। क्या है? आखेट है। आखेट के अलावा संग्रहण करना है। संग्रहण करना है। तीसरा देखें तो इनका आजीविका का प्रमुख आधार क्या है? कृषि है। और चौथा देखें तो क्या है? पशुपालन है। क्या है? पशुपालन है। तो ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि भील जनजाति है उसके आजीविका का मुख्य आधार क्या है, तो हमें बताना है कि इनकी आजीविका का मुख्य आधार क्या है? आखेट है, संग्रहण करना है, कृषि कार्य करना है, और कृषि कार्य के साथ साथ क्या करना है? पशुपालन करना है। अब आगे चलते हैं तो भीलों के शारीरिक संरचना की बात आती है। अगले पॉइंट में देखें तो क्या आती है? भीलों के शारीरिक संरचना से, यानी इनके शरीर की संरचना कैसी है। तो देखो, भीलों के शारीरिक संरचना की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका कद। क्या देख रहे हैं? शारीरिक संरचना देख रहे हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? इनका कद। फिर क्या देखेंगे? रंग। ध्यान देना, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं शारीरिक संरचनाओं को, तो कहीं ऐसा ना हो कि सभी की एक साथ गोलमाल हो जाए। तो भीलों से संबंधित बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? कद, उसके बाद रंग, फिर देखेंगे इनके नाक की बात है, फिर आंखें। क्या देखेंगे? नाक, आंखें, और लास्ट में आते हैं इनके बाल। तो शुरुआत करते हैं इनके कद से संबंधित। इनका जो कद होता है वो क्या होता है? नाटा होता है। इनका कद कैसा होता है? नाटा होता है। अगर हम बात करें इनके रंगों से संबंधित है तो इनका रंग है वो कैसा होता है? काला होता है। रंग कैसा होता है? काला होता है। फिर हम बात करेंगे नाक से संबंधित, तो इनकी नाक है वो कैसी होती है? चौड़ी होती है। नाक कैसी होती है? चौड़ी होती है।
फिर आंखों की बात करें तो इनकी आंखें हैं वो कैसी हैं? लाल हैं। कैसी हैं? लाल हैं। और लास्ट में हम बात करें इनके बालों की तो इनके बाल कैसे हैं? रूखे हैं। कैसे हैं? रूखे हैं। तो देखो बेटा, शारीरिक संरचना की बात कर रहे थे हम। शारीरिक संरचना में सबसे पहले हमने देखा कि इनका जो कद है वो कैसा होता है? नाटा होता है। कद कैसा होता है? नाटा होता है। उसके बाद में हमने बात की इनके रंग से संबंधित, तो इनका रंग कैसा होता है? काला होता है। फिर हमने बात की नाक से संबंधित, नाक चौड़ी होती है। आंखें कैसी होती हैं? लाल होती हैं। और बाल कैसे होते हैं? रूखे भद्दे होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनके शारीरिक संरचना से संबंधित। तो ध्यान रखना, इस पार्ट से मैं पहले भी बता चुका हूं, पुनः भी बताना चाहूंगा कि इस पार्ट से छोटा आएगा एक तो अति लघुतरात्मक 1 नंबर का, एक आएगा 2 नंबर का। तो आपको छोटे छोटे शब्दों पे, यानी जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 1 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक संरचना के बाद हम बात करेंगे इनके निवास क्षेत्र की। किनकी? निवास क्षेत्र की। तो निवास क्षेत्र में देखो, निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पाठ की जब शुरुआत की थी हमने, तो उस समय एक सारणी बनाई थी। उस सारणी में दिया था कि भील है वो कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो उसमें हमने लिखा था दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में। किसमें? दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में। कहाँ निवास करते हैं? दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में। कौन सी जनजाति? भील जनजाति क्या करती है? निवास करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में, क्यों बात ही इस जनजाति की किससे संबंधित है? भारत से। तो भारत की बात करें तो भारत में कहाँ निवास करते हैं? तो ये प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे निवास करते हैं भारत में? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा अगर बात करें तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आगे हम बात करें तो कहाँ? गुजरात में। कहाँ पे निवास करते हैं? गुजरात में। चौथी अगर बात करें भारत के कौन सा राज्य है जहाँ पे यह जनजाति निवास करती है, तो वो कौन सा आएगा? हमारा राजस्थान। तो देखो, भीलों के निवास की बात चल रही है, तो भील है प्रमुख रूप से दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन भारत की बात करें तो वो कौन से जो राज्य हैं जहां पे ये जनजाति निवास करती है, तो उसमें कितने राज्यों को याद रखना है? 4 को। पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरा किसको याद रखना है? महाराष्ट्र को। तीसरी अगर बात करें तो किसको? गुजरात को। और चौथा कौन सा आता है? हमारा राजस्थान। अब बात करते हैं कि भारत में तो ये 4 हो गए, और शुरुआत में कहा था मैंने ये जो भील हैं ये कहाँ है? राजस्थान में। अध्याय में भी दिया गया राजस्थान से संबंधित जनजातियों में। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान से संबंधित, यानी ये जो भील हैं ये राजस्थान में कहाँ निवास करते हैं। तो राजस्थान की बात करें तो आपको याद रखना है उदयपुर, दूसरा आता है चित्तौड़गढ़, तीसरा अगर हम बात करें डूंगरपुर, और चौथे की बात करें तो कौन सा आता है? बांसवाड़ा। तो देखो, भारत के कितने? 4, और राजस्थान में भी हमने कितने जिलों को शामिल किया गया है? 4 को। पहला है उदयपुर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरे की बात करें डूंगरपुर, और चौथे की अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है। अब बात आती है कि राजस्थान में वो कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक भील हैं,
तो उसमें आपको याद रखना है उदयपुर। किसको याद रखना है? उदयपुर को। ठीक है, तो ये तो बात आ गई राज्यों से संबंधित और जिलों से संबंधित। तो राज्यों की बात 4 और हमने जिलों की बात की राजस्थान में, तो कितने हैं? 4 हैं। चलो आगे हम देखते हैं कि जो भील हैं इनके शासित राज्य भी थे, यानी इन्होंने शासन भी किया था। तो कहां कहां शासन किया था? तो हम बात करेंगे किसकी? केवल राजस्थान से संबंधित। तो राजस्थान में कहां पे इन्होंने शासन किया था? तो इन्हीं से ले लेते हैं। एक तो किया था डूंगरपुर के डगारिया में, ध्यान देना, डै से क्या बन रहा है? डगारिया। उसके बाद हम बात करें बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा की बात करें तो कौन सा है? बसिया। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में कौन सा है? बसिया। आगे हम बात करते हैं कि उदयपुर से संबंधित, उदयपुर से संबंधित बात करें तो कौन सा आता है? ब्यावा। कौन सा आता है? ब्यावा। तो ये तो 3 हुए हैं अभी तक। अब जो चौथा आता है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं है, बल्कि कहां है? कोटा में। कहां पे है? कोटा में। तो बेटा जिलों को तो याद करना है, वो तो हो गए किसमें? निवास क्षेत्रों में। अब हमने आगे क्या देखा था कि इन्होंने शासन किया था। क्या किया था? शासन किया था। तो शासन में कौन कौन से आए हैं? पहला तो लिखा था हमने डगारिया की बात करें तो कहां पे? डै से डूंगरपुर। फिर बसिया से बात की थी हमने कि बसिया में भी इन्होंने शासन किया था, तो बसिया से बांसवाड़ा। उसके बाद हमने बात की ब्यावा कहां पे है? उदयपुर में। और लास्ट हमने देखा था 4 नंबर कौन सा? कोटिया कहां पे है? कोटा में। इन 4 क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो भीलों ने क्या किया था? शासन किया था। भीलों ने क्या किया था? शासन किया था। तो ये तो बात हो गई इनके निवास क्षेत्रों से संबंधित। निवास क्षेत्रों को पुनः देखते हैं एक बार कि ये लोग हैं, ये दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कि भारत में वो कौन से हैं जहां पे इस जनजाति ने क्या किया है? निवास। उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। फिर हमने देखा कि राजस्थान में कौन से जिले हैं जहां पे यह जनजाति निवास करती है। तो राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सर्वाधिक की बात किस में आई? उदयपुर की। ठीक है, बाद में हमने देखा कि इस जनजाति ने शासन भी किया था। तो शासन की बात करें तो शासन में ब्यावा, डगारिया, बसिया और कोटिया, 4 जो क्षेत्र हैं उन पे इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। चारों को हमने जिलों वाइज लिखा है। उदयपुर का ब्यावा है, डूंगरपुर का डगारिया है, बांसवाड़ा का बसिया और है कोटा का कोटिया। 3 तो नाम से ही हैं, बस एक अलग आया है, वो कौन सा है? ब्यावा कहां है? उदयपुर में है। चलो आगे हम बात करते हैं भील जनजाति में आर्थिक क्रियाकलाप की। किसकी बात करते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप की। तो देखो आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप में कितने पॉइंटों को शामिल किया था हमने पिछली जनजाति में? प्रमुख रूप से 5 को। पहला आखेड़ था, दूसरा भोजन था, तीसरा वस्त्र था, चौथा निवास गृह और 5वें की हमने बात की थी यंत्र व उपकरण की। उसी प्रकार से भील में भी यही पॉइंट हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, ध्यान देना, अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो सबसे निर्धन जो जनजाति है वो कौन सी है? भील है। ध्यान देना, कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं? आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें, आर्थिक दृष्टि से सबसे निर्धन कौन सी जनजाति है?
भील है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। आर्थिक दृष्टि से सबसे निर्धन जो जनजाति है वो कौन सी रहेगी? भील रहेगी। अब शुरुआत करते हैं आखेट से संबंधित। किससे संबंधित है? आखेट से। आखेट में ये लोग किनका शिकार करते हैं? आखेट क्या होता है? शिकार। तो किनका शिकार करते हैं? जंगली जानवरों का। किनका? जंगली जानवरों का। दूसरी बात करें तो ये लोग किनका शिकार करते हैं? पक्षियों का। किनका? पक्षियों का। तो आखेट में सबसे पहले किनका शिकार? जंगली जानवरों का। इसके अलावा किनका? पक्षियों का। अब देखो, शिकार के साथ साथ शिकार कर रहे हैं, शिकार के साथ क्या करते हैं ये लोग? कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। ध्यान रखना बेटा, शिकार के साथ ये लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो कृषि की बात आ गई है तो देखो, जो कृषि कार्य हैं उनमें हम देखें तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र? जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पे जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? चिमाता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चिमाता के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की, किसकी? मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। तो कृषि नाम आते ही आपको याद रखना है कि जो भील हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं, कौन सी प्रकार की? झूमिंग यानी स्थानांतरित प्रकार की जो कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं? चिमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। फिर हमने देखा कि जो भील हैं वो जब मैदानी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्रों की बात आई है तो मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उन्हें किस नाम से? दजिया के नाम से। किस नाम से? दजिया के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। किसमें? आखेट में। आखेट में क्या देखा? पुनः देख लेते हैं एक बार कि ये लोग जंगली जानवरों और पक्षियों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। शिकार के साथ क्या करते हैं? कृषि करते हैं। और कृषि नाम आते ही आपको कितने पॉइंट? 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्रों में चिमाता। पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा? चिमाता। फिर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में कौन सी? तो आपको याद रखना है दजिया। ये हो गए इनके आखेट से संबंधित। आगे हम बात करेंगे अब भोजन की। अगला जो पॉइंट आता है आर्थिक क्रियाकलाप में वो कौन सा रहेगा? भोजन। तो देखो, भोजन, तो भोजन में अगर हम बात करें तो इनका जो मुख्य भोजन है, मुख्य जो खाद्य है वो क्या है? मक्का है। क्या है? मक्का है। मुख्य की बात आ रही है। मुख्य कौन सा है? मक्का है। मुख्य मक्का, में से मक्का, मुख्य मक्का। अब बात करें उत्सव एवं त्योहारों पर, ध्यान देना, उत्सव व त्योहारों पर। तो उत्सवों पे क्या बनाते हैं? चावल। क्या बनाते हैं? चावल। और चावल को क्या कहा गया है? चोखा। उत्सव व त्योहारों की बात आ रही है तो उत्सव व त्योहारों पे ये लोग क्या बनाते हैं? चावल। चावल को चोखा बनाते हैं। चावल के अलावा अगर हम बात करें तो ये लोग क्या बनाते हैं? लापसी बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? लापसी बनाते हैं। लापसी के अलावा अगर हम बात करें तो ये लोग हैं, ये राबड़ी भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राबड़ी भी बनाते हैं। तो लगभग इनमें जितने भी शब्द आए हैं वो हमारे घरेलू हैं। उत्सव या त्योहारों पे ये लोग हैं चावल यानी चोखा बनाते हैं। फिर हमने बात की क्या बनाते हैं? लापसी बनाते हैं। फिर हमने क्या देखा? ये लोग क्या बनाते हैं? राबड़ी बनाते हैं। इन सब के अलावा अगर हम बात करें, इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो ये, इनके अलावा अगर हम बात करें तो गेहूं और दाल, कौन सी दाल? उड़द। ध्यान देना, इनके अलावा हम बात कर रहे हैं। इनके अलावा इनका जो भोजन में काम में आते हैं वो खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कौन से हैं? गेहूं है और दाल है। दाल भी कौन सी है? उड़द की। इसके अलावा बात करें तो क्या? चना भी। ध्यान देना, गेहूं, दाल, दाल में भी उड़द और चना। अब लास्ट पंक्ति में हम देखते हैं भोजन से संबंधित आती है कि ये लोग हैं, ये महुआ से निर्मित। किससे निर्मित? महुआ से निर्मित। किनका सेवन करते हैं? शराब का सेवन करते हैं। ध्यान देना, ये लोग महुआ से निर्मित किसका सेवन करते हैं? शराब का सेवन करते हैं। और लास्ट पंक्ति देखते हैं भोजन में। ये तो बात हो गई सभी की सभी शाकाहारी। तो ये लोग क्या हैं? मांसाहारी भी हैं। क्या हैं? मांसाहारी भी हैं। शाकाहारी तो हैं लेकिन साथ में क्या हैं? मांसाहारी भी हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है आपको भोजन से संबंधित याद भी हो गया होगा। भील जनजाति की बात चल रही थी, उसमें आर्थिक क्रियाकलाप में हम देख रहे हैं भोजन। तो इनका, भीलों का मुख्य जो भोजन है वो क्या है? मक्का है। उत्सव या त्योहारों पे बात करें यानी विशेष बात करें तो ये लोग चावल, चोखा, लापसी और राबड़ी बनाते हैं। फिर हमने देखा कि इनके अलावा ये लोग हैं, ये कौन से खाद्य पदार्थों का? तो गेहूं, दाल यानी कौन सी? उड़द और चना। बाद में हमने देखा कि ये लोग हैं, ये महुआ से निर्मित किसका सेवन करते हैं? शराब का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? शराब का सेवन करते हैं। और लास्ट में हमने लिखा कि जो भील हैं वो क्या हैं? शाकाहारी के साथ मांसाहारी भी हैं। शाकाहारी के साथ क्या है? भील मांसाहारी भी हैं। आगे चलते हैं तो अब बात आती है इनके वस्त्रों से संबंधित। भोजन के बाद क्या आते हैं? इनके वस्त्र। आगे हम बात करेंगे किसके? वस्त्रों की। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष की। वस्त्रों में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पुरुष की। यानी भील जनजाति के जो पुरुष हैं वो कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, यानी किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो इनमें आपको याद रखना है, ये लोग क्या पहनते हैं? कमीज और दंग धोती। पुरुषों की बात चल रही है। पुरुष हैं वो कमीज और कौन सी धोती? दंग धोती पहनते हैं। दंग धोती को क्या कहा गया है? देपाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देपाड़ा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पुरुष लोग हैं वो सिर पर क्या बांधते हैं? साफा। सिर पर साफा बांधते हैं, उन्हें क्या कहता है? पोत्या। क्या कहा जाता है? पोत्या। तो ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं वस्त्रों से संबंधित। तो वस्त्रों में हमने क्या देखा कि पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं? कमीज पहनते हैं। इसके अलावा दंग धोती, जिसे क्या कहा गया है? देपाड़ा। उसके बाद हमने देखा कि ये सिर पर क्या बांधते हैं? साफा बांधते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है। अब बात करते हैं इनमें महिलाओं की।
किनकी बात करते हैं? महिलाओं की यानी स्त्रियों की। तो स्त्रियां क्या पहनती हैं? स्त्रियां हैं वो क्या पहनती हैं? तो स्त्रियों में देखो, अगर हम बात करें तो स्त्रियां हैं वो क्या पहनती हैं? घाघरा। क्या पहनते हैं? घाघरा पहनती हैं। घाघरा पहनते हैं और सर पर लुगड़ी। महिलाएं क्या पहनती हैं? घाघरा, और सर पर बात करें तो क्या? लुगड़ी। अब आगे वाले जो पॉइंट हैं उनको देखना आप है। जो महिलाएं हैं उनके लाल रंग की साड़ी, महिलाओं के लाल रंग की साड़ी है, उसे क्या कहा गया है? सिंदूरी कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंदूरी कहा गया है। कौन से रंग की? लाल रंग की जो साड़ी है उसे क्या कहा गया है? सिंदूरी कहा गया है। और इनमें जो दुल्हन की साड़ी होती है, किसकी? दुल्हन की साड़ी, उसे क्या कहा गया है? परिया कहा गया है। क्या कहा गया है? परिया कहा गया है। तो ध्यान रखना, वस्त्रों की बात आ रही है तो वस्त्रों में आपको केवल इतना ही याद रखना है कि जो पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं? कमीज पहनते हैं। कमीज के अलावा दंग धोती, और सिर पे क्या बांधते हैं? साफा बांधते हैं। दंग धोती को देपाड़ा कहते हैं और जो सिर पर साफा बांधते हैं उसे पोत्या कहते हैं। फिर बात आई महिलाओं की, तो महिलाएं घाघरा व लुगड़ी, ठीक है। और महिलाओं की लाल रंग की जो साड़ी है, कौन से रंग की? लाल रंग की जो साड़ी है उसे क्या कहा गया है? सिंदूरी कहा गया है। लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी। और जो दुल्हन की साड़ी है, ध्यान देना, दुल्हन की साड़ी को क्या कहा गया है? परिया कहा गया है। क्या कहा गया है? परिया कहा गया है। आगे देखते हैं इनके निवास गृह को। अगला जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है? निवास गृह। तो अगला पॉइंट देखो, निवास गृह। निवास गृह की अगर हम बात करें तो भील हैं वो किन में निवास करते हैं? झोपड़ियों में निवास करते हैं। किसमें? झोपड़ियों में। तो प्रमुख रूप से तो इतना ही याद रखना है। किन में निवास कर रहे हैं? भील हैं। किन में निवास कर रहे हैं? झोपड़ियों में निवास करते हैं। अब आगे वाले पॉइंट हैं उनको देखना। छोटे गांव के समूह को, छोटे गांव का समूह है, छोटे गांव का समूह है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फल्ला। छोटे गांव का समूह है उसे क्या कहा जाता है? फल्ला कहा जाता है। और जो बड़ा समूह है यानी बड़े गांव का जो समूह है उसे क्या कहेंगे? पाल। छोटे, दूसरा है बड़े, बड़े गांव का जो समूह है उसे पाल। तो छोटे छोटे शब्द हैं ये, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण भी हैं। फल्ला व पाल क्या है? तो क्या बताओगे कि भील जनजाति के जो छोटे गांव के समूह होते हैं उसे फल्ला कहते हैं, और जो बड़े गांव के समूह है उसे क्या कहेंगे? पाल कहेंगे। इनके घरों को क्या कहा जाता है? यानी इनके जो घर हैं उनको क्या कहा जाता है? घरों की बात आई है तो घरों को क्या कहते हैं? कू, या फिर हम कहें तो टापरा। क्या कहते हैं? एक तो कू, दूसरा टापरा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई निवास गृह से संबंधित। निवास गृह को पुनः एक बार देख लो। किन में निवास करते हैं? झोंपड़ियों में निवास करते हैं। छोटे गांव के समूह को फल्ला कहते हैं, बड़े गांव का समूह उसे पाल कहते हैं, और इनके घरों को क्या कहा जाता है? तो इनके घरों को क्या कहा जाता है? कू, या फिर हम कहें तो टापरा कहते हैं। कू भी कहते हैं और क्या कहते हैं? टापरा भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई इनके निवास गृहों की।
किनकी बात होगी? निवास गृह से संबंधित बात होगी। आगे हम बात करेंगे इनके औजारों से संबंधित। अगला जो पॉइंट है आर्थिक क्रियाकलाप में वो कौन सा आता है? औजारों से संबंधित। अगला जो पॉइंट आया है वो कौन सा है? औजार। औजारों में देखें तो ये लोग हैं, ये तलवार, खंजर, धनुष बाण, औजारों में प्रमुख रूप से 3 औजार रहेंगे, तलवार, खंजर और धनुष बाण। अब जो धनुष बाण है उसमें बाण हैं वो भी कितने हैं? 2 हैं। किसकी बात करेंगे? बाण की। बाण कितने हैं? 2 हैं। ध्यान देना, अब केवल किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाण की। तो 2 हैं। कौन से हैं? एक तो है हरियो और दूसरा है रोबदो। औजारों की बात चल रही है। औजारों में धनुष बाण, यानी हम किसका जिक्र कर रहे हैं? बाण का। बाण कितने हैं? 2। एक तो है हरियो, दूसरा कौन सा है? रोप दो, यानी हरिया रोप दे। क्या रोप दे? बाण। यानी हरिया बाण रोप दे, यानी बाण के कितने प्रकार हैं? 2 हैं। ठीक है। इसके अलावा औजारों में एक चीज और आती है जो है फटकिया। क्या है? फटकिया। फटकिया। फटकिया क्या है? फटकिया क्या है? तो सीधा से याद रखना, फटकिया क्या है? यानी फटकिया पक्षियों को पकड़ने का फंदा है। फटकिया क्या है? किसको पकड़ने का? जो पक्षी हैं, तो पक्षियों को पकड़ने का फंदा है। फटकिया क्या है? पक्षियों को पकड़ने का फंदा है। तो याद रह जाएगा। औजारों में सिंपल है, एकदम सरल है, याद भी हो गया होगा। देखो औजार, औजार में तलवार, खंजर और धनुष बाण। और जो धनुष बाण है उसमें बाण है वो कितने हैं? 2 हैं। पहला है हरियो, दूसरा कौन सा है? रोप दो। फिर बात की हमने फटकिया की कि फटकिया क्या है। तो फटकिया क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है फटकिया क्या है? पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा है। फटकिया क्या है? पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा है। तो याद भी हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारे आर्थिक क्रियाकलाप। किसकी बात हो गई? आर्थिक क्रियाकलाप की। अब जो 3 नंबर पॉइंट आता है वो आता है समाज व संस्कृति की। तीसरा जो पॉइंट आता है वो कौन सा है? समाज व संस्कृति। तो देखो 3 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। समाज एवं संस्कृति। तो समाज एवं संस्कृति में अगर हम बात करें तो जो भील हैं वो क्या हैं? प्रकृति पूजक हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना है, भील क्या हैं? प्रकृति पूजक है। भील प्रकृति पूजक। इनमें कौन सी प्रथा? बहुपत्नी प्रथा। कौन सी प्रथा प्रचलित है? बहुपत्नी प्रथा, यानी एक से अधिक बहु, यानी अधिक पत्नी रख सकता है। यानी एक व्यक्ति है वो एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। फिर आगे देखो, ये लोग क्या होते हैं? अंधविश्वासी होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? अंधविश्वासी होते हैं। अब बात करें कि इनमें विवाह की जो प्रचलन चल रहा है वो कितना है। विवाह की बात करें तो इनमें 6 प्रकार की विवाह संबंधी
बात आती है, यानी विवाह है वो कितने प्रकार से, 6 प्रकार के। तो 6 प्रकार में आपको केवल नाम बता रहा हूँ, एक बार देखना। पहला आता है मोर बांधिया विवाह है। पहला कौन सा है, मोर बांधिया। दूसरा आता है अपहरण। दूसरा विवाह कौन सा है, अपहरण विवाह है, ठीक है। तीसरे की बात करें, तीसरा कौन सा आता है, विनिमय विवाह है। चौथे की बात करें, चौथा आता है सेवा विवाह है। पांचवें की बात करें तो पांचवा आता है देवर विवाह है। कौन सा आता है, देवर विवाह है। छठे की बात करूं तो छठा आता है क्रय विवाह है। तो कितने प्रकार की विवाह है, 6 प्रकार की। पहला कौन सा है, मोर बांधिया विवाह है। दूसरे की बात करें तो अपहरण, कौन सा है, अपहरण। तीसरा विनिमय, चौथा सेवा, पांचवा देवर, और छठे की बात करें, छठा कौन सा है, क्रय विवाह है। साधारण विवाह है, भगाकर किया गया विवाह है, आदान प्रदान यानी आदान प्रदान, सेवा कार्य करवा के, देवर विवाह यानी किसी महिला का पति है वो देवलोकगमन हो जाता है तो उस महिला का विवाह बाद में किससे, देवर से। क्रय यानी खरीद के किया गया विवाह। तो याद रह जाएगा कितने प्रकार की विवाह संबंधी प्रथा प्रचलित है, 6 प्रकार की है। तो ये तो हो गई समाज एवं संस्कृति में विवाह संबंधी बात। किस संबंधी बात, विवाह संबंधी बात। अब आगे हम बात करेंगे तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, लेकिन देखने से तो वो छोटे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना, जो आगे वाले पॉइंट बता रहा हूं उनमें, आगे वाले पॉइंटों में सबसे पहले हम बात करेंगे दापा की। किसकी बात करेंगे, दापा। दापा क्या है, क्वेश्चन उठ गया। दापा, दापा क्या है, तो दापा क्या है कि इस प्रथा में क्या है कि इसमें ध्यान देना, दापा प्रथा है, इसमें क्या होता है, इसमें लड़के के पिता द्वारा, किसके द्वारा, लड़के के पिता द्वारा कन्या का क्या चुकाया जाता है, मूल्य। इतना ही याद रखना है। दापा क्या है, दापा प्रथा, तो इसमें क्या बताना है आपको कि लड़के के पिता द्वारा किसका मूल्य चुकाया जाता है, कन्या का मूल्य चुकाया जाता है। वही कौन सी है, दापा प्रथा है। याद रह जाएगा, दापा प्रथा। दापा प्रथा यानी लड़की के पिता को किसके द्वारा, लड़के के पिता द्वारा क्या चुकाया जाता है, जो मूल्य चुकाया जाता है वो क्या है, दापा प्रथा है। अगली हम बात करें तो अगला आता है गोल गाधेड़ो प्रथा। कौन सी प्रथा, गोल गाधेड़ो प्रथा। तो ये किस प्रकार की प्रथा है, गोल गाधेड़ो प्रथा है वो किस प्रकार की प्रथा है। इसमें क्या होता है कि जो लड़के हैं, कौन, लड़के, सूरवीरता व साहस का कार्य दिखाते हुए, ध्यान देना, सूरवीरता व साहस का कार्य, दो शब्द याद रखना है, सूरवीरता व साहस का कार्य दिखाते हुए लड़की चुनने का अधिकार रखते हो। यानी कैसा कार्य दिखाते हुए, सूरवीरता व साहस का कार्य दिखाते हुए लड़की चुनने का क्या प्राप्त कर लेते हैं, अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। वही क्या है, गोल गाधेड़ो प्रथा है। क्या है, गोल गाधेड़ो प्रथा है। आगे हम बात करते हैं समाज एवं संस्कृति में ही
कि भीलों के प्रमुख नृत्य कौन से हैं। आगे हम बात करेंगे भीलों के नृत्य की। तो प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो घूमर है, दूसरा कौन सा है? गेर है, तीसरे की बात करें तो कौन सा है? गौरी है। नृत्य की बात आ रही है भीलों के नृत्य की। भीलों के नृत्य कितने हैं? 3। प्रमुख रूप से बात करें तो कौन सा आता है? घूमर, फिर गेर, और तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा है? गौरी आता है। अब बात करते हैं भीलों के मेले से संबंधित। भीलों का सबसे बड़ा, ध्यान देना, भीलों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला। कौन सा है? बेणेश्वर मेला। सबसे बड़े की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला है, जो कहां पे भरता है? डूंगरपुर में। कहां पे? डूंगरपुर जिले में। अब स्थान विशेष की बात करें तो कौन से स्थान पे? 3 नदियों का संगम होता है, सोम, जाखम और माही। कौन सी? सोम, जाखम और माही, इन तीनों के संगम स्थल पर, तीनों का संगम स्थल की बात करें तो कहां पे? डूंगरपुर में। कब? ध्यान देना, कब? कब की बात आ जाए तब आपको बताना है माघ पूर्णिमा। कब की बात अगर आती है तो क्या बताना है? माघ पूर्णिमा। कुछ समझे? भीलों का प्रसिद्ध मेले की बात कर रहे हैं हम। प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला है, जो कौन से जिले में? जिले की बात करी तो डूंगरपुर में। स्थान विशेष की बात करते हैं तो डूंगरपुर जिले का कौन सा स्थान है जहां पे सोम, जाखम और माही नदी यानी तीनों का क्या होता है? संगम होता है, वहां पे ये मेला लगता है। कब? कब की बात आई है तो बतानी है माघ पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा कब आती है? जनवरी फरवरी में। जनवरी में भी आ सकती है और फरवरी में भी आ सकती है, यानी जनवरी फरवरी में। कब? माघ पूर्णिमा को क्या लगता है? बेणेश्वर मेला, जो किनका प्रसिद्ध मेला है? भीलों का प्रसिद्ध मेला है। आगे हम बात करते हैं जो भील हैं। कौन है? जो भील हैं, इनका रणघोष क्या है? भीलों का रणघोष। भीलों का रणघोष क्या है? फायरे फायरे। अब पूछ लिया जाए कि फायरे फायरे क्या है, तो आपको बताना है भीलों का क्या है? रणघोष है। अब ऐसे पूछ लिया जाए कि भीलों का रणघोष क्या है, तब आपको क्या बताना है? फायरे फायरे है। आगे हम बात करते हैं गामेती क्या है? गमेती या गामेती। तो भीलों के गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गामेती या गमेती कहलाता है। गमेती क्या है? गांव का मुखिया। कौन से? भीलों के गांव का मुखिया। फिर आगे आता है शब्द है बुलावा। बुलावा किसे कहा गया है? मार्गदर्शक को। जो भीलों में मार्गदर्शक होता है उसे क्या कहते हैं? बुलावा कहते हैं। याद रह जाएगा। अब आगे चलते हैं तो आगे नाम आता है भोपा। भोपा कौन होता है? जो झाड़ फूंक करता हो। क्या करता हो? जो झाड़ फूंक का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? भोपा कहलाता है। उसके बाद आता है भगत। तो भगत क्या है? अगला शब्द आया है भगत। भगत क्या है? जो धार्मिक कार्य संपन्न करवाता हो। कौन से कार्य? धार्मिक कार्य संपन्न करवाना वाला आता है उसे क्या कहते हैं? भगत कहते हैं। अब आता है इनमें एक नाम और अटक। अटक क्या है? बात किसकी चल रही है? समाज एवं संस्कृति की चल रही है, ध्यान रखना।
अटक क्या है कि भीलों में जो पितृवंशीय गोत्र होता है उसे क्या कहते हैं? अटक कहते हैं। कौन से? पितृवंशीय गोत्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अटक कहा जाता है। तो देखने से तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, अगर देखें तो देखने से तो छोटे छोटे हैं। रणघोष किसका? भीलों का रणघोष फैरे फैरे है। गमेती क्या है? गांव का मुखिया है। बुलावा क्या है? तो बताना है भीलों का जो मार्गदर्शक होता है वो क्या है? बुलावा है। अब भोपा यानी झाड़ फूंक जो करने वाला है उन्हें भीलों में क्या कहा जाता है? भोपा कहा जाता है। और धार्मिक कार्य संपन्न करवाने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भगत कहते हैं। धार्मिक कार्य संपन्न करवाने वाले को क्या कहते हैं? भगत कहते हैं। फिर आया अटक। अटक क्या है कि भीलों का जो पितृवंशीय गोत्र होता है, भीलों में जो पितृवंशीय गोत्र होता है उसे क्या कहते हैं? अटक कहते हैं। तो ये हो गए समाज एवं संस्कृति किसकी? भीलों की। तो इनमें प्रमुख रूप से हमने क्या देखा था? एक तो दापा। दापा क्या है? जिसमें लड़के के पिता द्वारा क्या चुकाया जाता है? कन्या का मूल्य चुकाया जाता है। फिर दूसरा हमने देखा गोल गधेड़ो प्रथा क्या है? तो गोल गधेड़ो प्रथा में आपने क्या देखा था कि इनमें जो युवक हैं वो सूरवीरता व साहसिक कार्य दिखाते हुए किसका अधिकार प्राप्त कर लेते हैं? लड़की को चुनने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आया था इसमें मेला। तो मेला पड़ा था बेणेश्वर मेला, जो कहाँ? डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले में स्थान विशेष की बात करें तो सोम, जाखम और माही नदी के संगम पे। कब की बात आई? तो जनवरी फरवरी यानी माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। फिर ये छोटे छोटे शब्द आए जिनको हमने देख लिया है। अब लास्ट पॉइंट आता है इसमें आधुनिक संस्कृति से संपर्क। भीलों में लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है? आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो आधुनिक संस्कृति संपर्क में अगर हम देखें तो भील हैं वो धीरे धीरे किनके संपर्क में आ रहे हैं? शहरों की। किनके संपर्क में आ रहे हैं? शहरों के। और शहरों के संपर्क में आने से भील हैं वो क्या हो गए हैं? चालाक हो गए हैं। शहरों के संपर्क में आने से कौन चालाक हो गए हैं? भील चालाक हो गए हैं। और इनके जीवन पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। किनका? बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। जिससे बात करें तो इनका रहन सहन, खान पान, बोलचाल और पहनावा, इनमें क्या आने लगा है? परिवर्तन आने लगा है। किसके कारण? बाह्य संस्कृति के प्रभाव के कारण। किनके कारण? बाह्य संस्कृति के प्रभाव के कारण इनके रहन सहन, खान पान, बोलचाल और पहनावे में क्या आना शुरू हो गया है? परिवर्तन आना शुरू हो गया है। अब लास्ट में देखते हैं इनमें कि सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सरकारें हैं वो इनको अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। क्या कर रहे हैं? अनेक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। चाहे वो सुविधा शिक्षा संबंधी हो, चिकित्सा संबंधी हो या फिर बात करें बैंकिंग संबंधी हो, तो ऐसी अनेक सुविधाएं हैं जो इनको वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं? प्रदान कर रही हैं। तो ये हो गई हमारी आधुनिक संस्कृति से संपर्क संबंधी बात। पुनः देख सकते हो एक बार आधुनिक संस्कृति संपर्क की बात करें तो भील हैं वो किनके संपर्क में आ गए हैं? शहरों के। किनके संपर्क में? शहरों के संपर्क में आ गए हैं, जिनसे ये लोग क्या हो चुके हैं? चालाक हो चुके हैं। जिनसे ये लोग क्या हो चुके हैं? चालाक। फिर हमने देखा कि बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से
बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से इनके रहन सहन, खान पान, बोलचाल और जो पहनावा है उसमें भी क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया है। फिर हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, इनको अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं वो प्रदान कर रही हैं, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी इस प्रकार की अनेक सुविधाएं हैं वो कौन प्रदान कर रही हैं, सरकारें प्रदान कर रही हैं। तो इसी के साथ हमारा जो भील जनजाति संबंधी टॉपिक था वो पूर्ण होता है।